हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टाइम सेवर कोर्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड देयर प्रिपरेशंस। इसमें हम सारे ही टॉपिक्स जो आपके 12th क्लास के हैं उसकी डिटेल में थ्योरी देखेंगे एंड क्वेश्चंस भी लेंगे। अ कंप्लीट पैकेज फॉर योर रिवीजन एंड प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो जो सबसे पहला चैप्टर हम लेने वाले टाइम सेवर कोर्स में दैट इज फंक्शंस एंड रिलेशंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शंस चैप्टर की, उसमें फंक्शंस होते क्या है बेसिकली? तो फंक्शन होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। तो भाई बात ये उठती है कि भाई सबसे पहली बात तो रिलेशन क्या होता है। तो बोलेंगे रिलेशन क्या होगा। मान लीजिए आपको एक सेट ए दे रखा है यहाँ पर और एक सेट बी दे रखा है, और मान लीजिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट है आपके पास में 1 2 3, यहाँ पर कुछ एलिमेंट है आपके पास में 2 4 6। इधर के एलिमेंट्स को अपन x बोल रहे हैं, इधर के एलिमेंट को अपन y बोल रहे हैं, और हम यहां से यहां तक एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं जिससे सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम उसको ऐसे बोल रहे हैं ए रिलेटेड टू बी इफ 2a इज इक्वल्स टू बी, कि भाई ए बी से कनेक्टेड या रिलेटेड कब माना जाएगा? जब ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी होगा। तो हम बोलेंगे ठीक है भैया, उस केस में 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा? 2 से, क्योंकि 2 into 1 is 2। 2 कनेक्ट हो जाएगा 4 से, और 3 किससे कनेक्ट हो जाएगा? 6 से। तो ये तो हुआ एक रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब रिलेशन को हम डिटेल में अभी बाद में और स्टडी करेंगे, बट फर्स्ट वी आर लुकिंग एट फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन ऐसे रिलेशन होते हैं जिसमें सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्टेड होगा और सेट बी के एग्जैक्टली एक एलिमेंट से कनेक्ट होगा। जैसे कि ये जो मैंने रिलेशन बनाया है ये अपने आप में एक फंक्शन है, क्योंकि क्या होता है रिलेशंस जो होते हैं उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते। कहने का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ के 2 एलिमेंट जो हैं वो कनेक्ट ही ना हो किसी से, या ये भी हो सकता है कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए। सब अलाउड होता है रिलेशन के अंदर। बट अगर आपको किसी रिलेशन को फंक्शन बनाना है तो उसमें ये कंडीशन होती है कि हर एलिमेंट कनेक्ट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एलिमेंट कनेक्ट ही ना हो और एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो। कहने का मतलब अगर आपके सामने मैं कुछ सिनेरियोज रखूं तो ऐसा कुछ सीन रहेगा। मान लीजिए आपके पास में एक सेट है यहाँ पर ए, एक सेट है आपके पास में बी, और इस तरीके से आपने एक मैपिंग कर दी। इस तरीके से आपने इनको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे 3 या 4 एलिमेंट है लेटर से, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया। तो हम बोलेंगे क्या रिलेशन फंक्शन है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल ही रिलेशन एक फंक्शन है, क्योंकि देखो हर एक एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है और सामने वाले एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता कि ये दोनों अलग अलग एलिमेंट से कनेक्ट हो। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों को सेम एलिमेंट से कनेक्ट किया है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम बोलेंगे क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है? तो ये रिलेशन डेफिनेटली एक फंक्शन है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड मान लो अगर मैं इस तरीके से कुछ एरो डायग्राम बनाऊं, मान लो यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं एंड लेटर से यहाँ पर आपके पास में 4 एलिमेंट है, ये सेट ए है, सेट बी है। आप लेटर से एक रिलेशन यहाँ पे बना रहे हैं जैसे आपने यहाँ पर बनाया था, और यहाँ पर ये इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया और ये इससे कनेक्ट हो गया। तो अब अगर मैं आपसे इस वाले रिलेशन के लिए पूछूं तो क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है? तो हम बोलेंगे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 इश्यूज क्रिएट हो गए। कौन से 2 इशू क्रिएट हो गए? एक तो देखो ये वाला एलिमेंट किसी से कनेक्ट ही नहीं हुआ। अगर कोई एक एलिमेंट कहीं कनेक्ट ही नहीं हो रहा है तो उस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। और एक और इश्यू है, यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो एलिमेंट है ये 2 एलिमेंट से कनेक्ट हो गया, तो हम बोलेंगे भाई दिस इज नॉट अलाउड, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस। एक और छोटी सी बात अगर हम करें, अगर एक रिलेशन फंक्शन है, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया ये वाला रिलेशन फंक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे कुछ छोटे मोटे टर्म्स भी होते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। हम इसको बोलेंगे कैसे? अब ये रिलेशन तो फंक्शन ही आ गया, लेट मी कॉल इट एफ। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2, कि 1 पे हमने फंक्शन लगाया तो हमें एज एन आउटपुट क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, ओके। तो इसमें जो 1 है इसको हम बोलते हैं प्री इमेज। इनपुट हो गया बेसिकली, आप समझ सकते हैं दिस इज द इनपुट, या प्री इमेज बोलेंगे। ठीक है, किसकी प्री इमेज? 2 की प्री इमेज। दिस इज द प्री इमेज ऑफ 2। एंड जो 2 है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इमेज ऑफ 1। ये 1 की इमेज है। 1 की इमेज इज 2, 2 की प्री इमेज इज 1। ठीक है, सो हम यहां से कंक्लूजन दे सकते हैं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब हर एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, ना कम ना ज्यादा। ठीक है भैया, ओके। कुछ और टर्म्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास में एक सेट है लेटर से ए, यहाँ पर आपके पास में 1 4 9 है। यहाँ पर आपके पास में एक सेट है लेटर से 1 2 3 और 4 है, और यहां से आपने एक फंक्शन डिफाइन किया। इधर के एलिमेंट को x बोल दिया, इधर के एलिमेंट को आपने y बोल दिया, और रिलेशन आपने लिख दिया अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू y। मतलब x और y कब कनेक्टेड माने जाएंगे? जब x का रूट y के बराबर है। तो आप नेचुरली देख सकते हैं कौन कौन किससे किससे कनेक्ट हो जाएगा। देखिए 1 का रूट 1 आता है, बिल्कुल हमने उसको कनेक्ट कर दिया। 4 का रूट 2 आएगा, 9 का रूट 3 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि भाई ये डेफिनेटली एक फंक्शन है, क्योंकि हर एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है सेट ए का, और एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है। सेट बी के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो जरूरी नहीं है। तो
तो यहां पर जो आपका सेट ए है ना, ये कहलाता है डोमेन। डोमेन मतलब एक तरीके से इनपुट हो गया, ठीक है। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इनपुट्स, अलाउड इनपुट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। उसी तरीके से जो सेट बी है आपका, वो कहलाता है कोडोमेन, जो कि यहां पर 1 2 3 4 है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। और कोडोमेन में आप देख सकते हैं कि ये जरूरी नहीं होता कि सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज हो। तो जो एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है वो बन जाते हैं, वो कहलाते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज मतलब एक तरीके से आउटपुट ऑफ द फंक्शन। आपने यहां पर इनपुट क्या किया 149 और आपको एज एन आउटपुट क्या मिला 1 2 3। तो हम बोलेंगे ठीक है भैया, यहाँ पे डोमेन है 149, कोडोमेन है 1 2 3 4, मतलब एक तरीके से एक यूनिवर्सल सेट या एक अपने पास में रेजर्वॉयर है, टैंक है, जहां पे हमको आउटपुट मिलते हैं, ठीक है। ओके, एक और छोटी सी बात मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने आपको डेफिनेशन दिया है, ये तो एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है कि भाई सेट ए देख लो वो डोमेन बन जाएगा, सेट बी देख लो कोडोमेन बन जाएगा। अगर मैं आपको पूछूं भाई कोई फंक्शन देके बताओ इसकी डोमेन में क्या क्या हो सकता है या इसकी डोमेन क्या है, तो आप इस तरीके से थोड़ी सोचेंगे सेट की तरीके से। तो उसके लिए आपको 4-5 स्टैंडर्ड फंक्शन पता होने चाहिए और उनका नेचर पता होना चाहिए, और उसको देख के आप इजीली बता सकते हो कि आपका फंक्शन जो है वो उसका डोमेन क्या आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं कि यहां पे अगर मान लीजिए मैं 16 रख देता तो क्या चलता, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि 16 का रूट 4 होता है और सर मुझे उसका आउटपुट मिल जाएगा सामने। क्या मैं यहाँ पे 17 रखूंगा तो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। 17 का रूट 17 हम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, बट हम जानते हैं 17 एक पॉजिटिव नंबर है, उसका स्क्वायर रूट आएगा, उसको हम आगे सामने कोडोमेन में रख देते हैं। बट अगर आप सोचिए अगर मैं यहां पर -4 रख देता और मैं आपको बोलता कि क्या ये डोमेन में अलाउड है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हमने -4 रख दिया और उसको रूट के अंदर पुट किया तो -4 का रूट तो रियल नंबर होता ही नहीं है, जबकि हमारा फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें इनपुट भी हम रियल रखेंगे, आउटपुट भी रियल रखेंगे। तो कैसे सोचा आपने इसके बारे में कि हम क्या 16 अलाउ कर सकते हैं? हम बिल्कुल 16 अलाउ कर सकते हैं, बट नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो जो 3-4 सिनेरियो आपको ध्यान रखने हैं वो कुछ ये हैं। एक सिनेरियो तो क्या है भाई, कभी भी आपका फंक्शन जो है वो अंडर रूट के अंदर बैठा है, जरूरी नहीं है स्क्वायर रूट हो, 4th रूट भी हो सकता है, 6th रूट भी हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देन सेकेंडली मान लीजिए आपका फंक्शन डिनोमिनेटर में बैठा है, तो नेचुरल सी बात है उसको पॉजिटिव उसको 0 नहीं होने देना है हमको, कुछ भी हो सकता है बस वो 0 नहीं होगा। अच्छा, अगर ऑड पावर्ड है, मतलब ऑड रूट है, 3rd रूट है, 5th रूट है, तो वहां पे fx का पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, 0 होना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चलेगा, लेस देन 0 भी चलेगा, क्यूब रूट में सब चलता है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें लॉग फंक्शन की, लॉग ऑफ fx है, लेटर से बेस में gx है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे सर 3 बातों का ध्यान रखेंगे लॉग के लिए कि सर fx पॉजिटिव हो, gx पॉजिटिव हो और gx का वैल्यू 1 ना हो। आप समझ रहे हैं? तो ये 3 स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना ही है, स्क्वायर रूट फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन और लॉग फंक्शन। लॉग के बारे में फिर से बता देता हूं, ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसका वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अब वैसे तो बहुत सारे सिनेरियो आपके सामने आ सकते हैं, जैसे कि tan फंक्शन है, उसकी डोमेन में ऑड π/2 नहीं होता। NCR परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में हम यूज करते हैं, तो NCR में n और r जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए और नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। n नेचुरल नंबर होना चाहिए, r होल नंबर होना चाहिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में आता जाएगा हम उसको डील करते जाएंगे, ठीक है। सो देयर इज नो पॉइंट इन मेमोराइजिंग ऑल काइंड्स ऑफ फंक्शन। ये 2-3 जो स्टैंडर्ड है उसको जरूर आप ध्यान रखें। क्वेश्चन अपन इस पे लेते हैं। जैसे कि अभी देखिए आपको दे रखा है y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, फंक्शन की डोमेन भी पता करनी है और रेंज भी पता करनी है, मतलब इनपुट भी पता करना है, x की क्या वैल्यू हम रख सकते हैं जिससे हमारा आंसर रियल आए, और वो रियल आंसर क्या क्या आएंगे उसका सेट भी हमको पता करना है। तो सबसे पहली बात तो अभी हमने बात करी, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें हमको क्या ध्यान रखना होता है कि वो क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, साइन एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड हम सब जानते हैं अगर साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो कब कब होता है, वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हम आंसर लिख देंगे भैया x का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से लेके पाए, और फिर ऑब्वियसली बात है 0 से पाए तो एक साइकिल है, फिर आगे भी आप आ सकते हैं 2 पाई से 3 पाई, 4 पाई से 5 पाई। तो इस आंसर को जनरलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2n पाई ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस पाई, मतलब 2n प्लस 1 पाई। और आगे हम लिख देंगे भैया एक्चुअली हमारा आंसर क्या आएगा, ऐसे खूब सारे सेट आएंगे 0 से पाई, n को 0 रखने पे, फिर 2 पाई से 3 पाई, 4 पाई से 5 पाई, उन सभी का यूनियन आपका आंसर आएगा। तो आप इस आंसर को प्रॉपर तरीके से ऐसे लिख देंगे, आप यहाँ पे यूनियन का सिंबल लगा दीजिए, just give me a second, it would be something like this, x belongs to, और यहां पर आप यूनियन का सिंबल लगा देंगे और नीचे लिख देंगे n belongs to इंटीजर। तो पढ़ने वाला समझ जाएगा अच्छा ऐसे सारे ही हमको इंटरवल्स का यूनियन लेना है जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कवर हो रहा है, ठीक है। तो भैया देखो ये तो हो गई अपने फंक्शन की डोमेन।
अब अपन आते हैं फंक्शन की रेंज हम कैसे निकालेंगे। तो रेंज निकालना बड़ा आसान सा है। साइन एक्स की रेंज तो आप लोगों को पता ही है, साइन एक्स की रेंज -1 से 1 होती है, बट क्योंकि क्वेश्चन में हम एक्स को 0 से पाई ही ले रहे हैं तो हम रेंज का बोलेंगे भैया साइन एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा इस क्वेश्चन में, 0 to 1। 0 to 1 ही आएगा क्योंकि नेगेटिव तो हम होने नहीं देंगे उसको, है ना, 0 हो सकता है 1 हो सकता है। और ऑब्वियसली बात है अगर कोई चीज रूट ऑफ साइन एक्स है, कोई चीज अगर 0 से 1 जा रही है तो उसका रूट कहां से कहां तक जाएगा, रूट 0 से रूट 1, जो खैर कोई फर्क पड़ा नहीं, वो 0 से 1 ही आ गया। ठीक है, सो हम बोलेंगे व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ये निकल के आ गई, एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, 0 to 1। ठीक है, रेंज निकालने के और भी स्टाइलिश तरीके होते हैं, वो अपन आगे के क्वेश्चंस में देखते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स क्वेश्चन कैसा है, अकॉर्डिंग हम अपने रेंज का अप्रोच डिसाइड करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको ये फंक्शन दे रखा है x+1/2x-1, आपको बोलते हैं डोमेन निकालिए इसकी। ऑब्वियसली बात है, अभी हमने बात करी, फंक्शन दिखने में कितना भी टिपिकल हो, डोमेन का क्वेश्चन जनरली आसान ही होगा, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं सर ऊपर x+1 है नीचे 2x-1 है। आप तो अपने आपको 3 बुलेट पॉइंट, 3 हाईलाइटेड पॉइंट याद दिला दीजिए कि रूट के अंदर की चीज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, लॉग में पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही सिनेरियो है जो हमको डील करना है, हमको ध्यान रखना है, वो है कि भी नीचे की चीज 0 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी रखो चल जाएगा, आप x का वैल्यू 4 रखिए, 7 रखिए, कुछ भी रखो चलेगा। ऊपर तो कुछ भी आ जाए, कोई इशू ही नहीं, 0 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए। नीचे भी कोई इशू नहीं है, नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, बस 0 नहीं आना चाहिए। तो हम बोलेंगे इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, 2x-1 का वैल्यू 0 नहीं रखना है। तो अपन बोलेंगे भाई x शुड नॉट बी हाफ। तो इसका फाइनल आंसर हम कैसे लिख देंगे, हम इसका आंसर लिख देंगे व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर का सेट। सारे रियल नंबर आप ले सकते हो, बस क्या आपको नहीं लेना है, यू डू नॉट हैव टू इंक्लूड हाफ। ठीक है, सो आंसर इज x बिलोंग्स टू r माइनस हाफ। और क्वेश्चन लेते हैं अपन इस पे। ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं y इज इक्वल टू √3x-2 का डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है। जस्ट जैसा भी अपन ने क्वेश्चन किया साइन का, वैसा वैसा ये क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से डोमेन में तो आपको कोई इशू आएगा ही नहीं, आप सीधे ही देख सकते हैं कि 3x-2 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऑब्वियसली बात है अगर अपन बोर्ड एग्जाम में आंसर्स लिख रहे हैं तो अगर हमारा क्वेश्चन ज्यादा नंबर का है तो उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में भी इन चीजों को लिख सकते हैं। कैसे, मान लीजिए अगर 6 नंबर का कोई क्वेश्चन देता है तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि बच्चा सिर्फ आंसर लिख के आगे ना बढ़ जाए, तो हम क्या लिख देंगे, हम कुछ डिटेल्स भी लिख दें क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे कि भाई वी नो दैट √fx इज रियल ओनली व्हेन fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से एक दो स्टेटमेंट लिख दिए तो एग्जामिनर को पता रहेगा हाँ भाई बच्चा जो है ही केयर्स अबाउट द पेपर और उसको इन डेप्थ नॉलेज भी है सब्जेक्ट की। इतना सा लिख दिया कि √fx में fx हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज डेफिनेटली एक्सपेक्टेड अगर आप क्वेश्चन के मार्क्स ज्यादा है तो इन सबको ध्यान में रखते हुए चलें। ठीक है, खैर अपन अब यहाँ पे देखें तो अपने पास में 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकल कर आ रहा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 निकल के आ रहा है। मतलब ये फंक्शन कब रियल रहेगा, कब रियल आंसर देगा, जब x का वैल्यू 2/3 से ज्यादा निकल के आएगा। ठीक है, उससे कम अगर आप रखेंगे, मान लीजिए आप 0 रख देंगे x की जगह, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, रूट में माइनस नहीं चलता। तो हम डोमेन क्या बताएंगे यहाँ से कि भाई x का वैल्यू 2/3 से लेकर और इंफिनिटी तक होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द डोमेन ऑफ द प्रॉब्लम। तो पहला पार्ट हुआ प्रॉब्लम का। अब अपन बात करते कि इसकी रेंज क्या निकल के आएगी, तो रेंज निकालना तो बहुत ही सिंपल है। वो इसलिए है क्योंकि अब देखो, क्योंकि हम x को 2/3 से इंफिनिटी रख रहे हैं तो ये तो गारंटी हो गई कि 3x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकल कर आएगा, है ना। x 2/3 से बड़ा है तो 3x 2 से इंफिनिटी है, 3x अगर 2 से बड़ा है 2 से इंफिनिटी, तो 3x-2 0 से इंफिनिटी है। तो हम बोल रहे हैं भैया 3x-2 जो है वो 0 से इंफिनिटी आ रहा है। नाउ कैलकुलेटिंग द रेंज ऑफ द फंक्शन। और अभी हमने बात करी कि अगर कोई 0 से इंफिनिटी है कोई चीज तो उसका स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे वो भी 0 से इंफिनिटी ही आएगा, क्योंकि √0 इज 0 और अगर कोई चीज इन्फिनिटी को टेंड कर रही है तो उसका स्क्वायर रूट भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। फेयर इनफ, सो दैट इज ऑल देयर इज टू इट। ठीक है, ओके, और सिनेरियोज लेते हैं, बिकॉज बोर्ड्स के अंदर व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज कि क्वेश्चंस का लेवल आपको बहुत मुश्किल नहीं आएगा, पर आपको चीजें लिखते आना चाहिए और आपको एग्जामिनर को ये शो करना है कि आप सिर्फ आंसर निकालना नहीं जानते, आपको उसके पीछे का कंसेप्ट भी पता है। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको ये फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू x³ + 1 और आपको बताना है कि अगर x एक रियल नंबर है तो इसका रेंज निकाल के बताइए। ठीक है, वैसे तो x³ अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड फंक्शन है, आप लोगों को उसकी रेंज याद ही रखनी चाहिए। x³ का ग्राफ भी आप लोगों को बनाते आना चाहिए। x³ का ग्राफ कैसा निकल कर आता है, अगर आप y इज इक्वल टू x³ को प्लॉट करते हैं तो देखो बेसिकली x³ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप x को बढ़ाते जाओगे तो x³ की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। सोचिए आप x को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो तो x³ 1, 8 और 27 आता जाएगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ निकल के आ जाता है x³ का। देखिए दिस इज द ग्राफ ऑफ x³, ये x वर्सेस x³ हमने प्लॉट कर दिया।
मतलब अगर अपन इसकी ग्राफ से रेंज निकालें तो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट आएगी। देखिए माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ये, और ऊपर कहां तक जा रहा है ये, प्लस इन्फिनिटी तक। सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और ऑब्वियसली बात है, अगर कोई चीज माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक जा रही है, उसमें आप वन ऐड भी कर देंगे तो भी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी करेगी, वन मैटर नहीं करेगा इन्फिनिटी के केस में, ठीक है। सो ये तो एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को बनाने का, बिल्कुल ठीक है। बट डेफिनेटली ग्राफ को यूज करने के बजाय हम एक और तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना चाहेंगे, क्योंकि उसमें अपने आप में एक अप्रोच भी छिपी हुई है कि कैसे किसी फंक्शन की हम रेंज निकाल सकते हैं अगर डायरेक्टली नहीं दिख रहा। तो जैसे पिछले एक दो क्वेश्चन में तो हमने डायरेक्टली देख लिया कि भाई देखो साइन एक्स यहां से आए तो उसका रूट यहां से आए। अगर वो काम ना करे तो हम एक और तरीके से रेंज निकाल सकते हैं, वो यहाँ पे देखते हैं। ये तरीका बेसिकली होता है इनवर्स मेथड। इनवर्स मेथड में हम क्या करेंगे, बाद में हम चैप्टर के एंड में इनवर्स फंक्शन भी पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे अभी। बट इनवर्स मेथड क्या होता है कि आपको y x के फॉर्म में दे रखा होता है ना, तो वहां से डोमेन निकालना आसान होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं y रूट x है, तो आप सीधे बता दोगे सर यहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सही है। बट अगर मैं आपको रेंज पूछता हूं इस फंक्शन की कि रेंज क्या निकल के आएगी, तो आप x को y के फॉर्म में लिख दीजिए, मतलब आप इसको स्क्वायर करके ऐसे लिख दीजिए। अब अगर मैं आपको पूछूं कि भाई यहां पर जो आपका एक्सप्रेशन है स्क्वायर करके लिख दिया x को y के फॉर्म में, उसमें y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ताकि x रियल निकल के आए, तो अकॉर्डिंगली आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपके पास में क्या क्या वैल्यूज निकल के आएंगी। कहने का मतलब ये है कि जब y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा होता है तो x पे कमेंट करना आसान होता है, x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखा हुआ है तो आपके ऊपर आपके पास y पे कमेंट करना आसान रहेगा, ठीक है। सो अगर अपन इसको अपने क्वेश्चन में लगाएं तो कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो हम बोलेंगे y कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, y बिलोंग्स टू r। फिर हम बाद में देखेंगे भाई x जो है हमारा वो रूट के अंदर है, तो y पॉजिटिव होना पड़ेगा, रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो हम उसको रेस्ट्रिक्ट करके 0 से इन्फिनिटी लिख देंगे, ठीक है। तो यही वाला टेक्निक अपन अपने क्वेश्चन में लगाते हैं अगर हमको इस फंक्शन का रेंज निकालना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन में हमको डोमेन पूछते तो मैं फटाफट बता देता कि भाई डोमेन क्या निकल के आएगी, x बिलोंग्स टू r। x को कुछ भी रखोगे x क्यूब प्लस 1 जो है वो रियल नंबर ही आएगा। बट अगर अपन इसकी बात करें यहाँ पर y इज इक्वल टू x रेंज निकालने की, तो जो मैं आपको कह रहा हूँ वो अपन करते हैं, x को y के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, यह आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू x क्यूब, और अगर दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो y माइनस 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू x। अब आप अपने आप से उल्टा क्वेश्चन पूछिए कि y की ऐसी कौन सी वैल्यूज में रख सकता हूं जिसके लिए x रियल निकल के आएगा। तो आप बोलेंगे सर देखो बड़ा सिंपल है, क्योंकि अभी हमने बात करी भाई क्यूब रूट के अंदर तो सब चलता है, 0 भी चलता है, पॉजिटिव भी चलता है, नेगेटिव भी चलता है। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव भी रख देंगे तो भी x रियल आएगा, -8 का क्यूब रूट भी आप निकालेंगे -2 आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर भी चलेगा और 0 भी चलेगा। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे कोई इश्यू ही नहीं है, y कैन बी रियल नंबर, मतलब रेंज आ गया y बिलोंग्स टू r, यू कैन टेक एनी रियल वैल्यू फॉर y, वही रेंज आ जाएगा। सो दिस इज द इनवर्स मेथड, डेफिनेटली आप याद रखें, कई क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। रेंज निकालना है अगर आपको, तो आप x को y के फॉर्म में लिख दें और वहां से y पे कमेंट कर दें, ठीक है, ओके। मूविंग फॉरवर्ड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनसीईआरटी के अंदर क्लासिफिकेशन, 4 तरह की क्लासिफिकेशन होती है फंक्शन की, 1 1, मैनी 1, इनटू एंड ऑनटू, ठीक है। तो वो हम देखना चाह रहे हैं और कैसे अपन 1 1 मैनी 1 और इनटू ऑनटू में डिफरेंशिएट करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो भाई होता क्या है 1 1 मैनी 1 इनटू ऑनटू फंक्शन। तो सबसे पहले 1 1 फंक्शन, व्हाट इज अ 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का मतलब होता है, पहली बात तो 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और 1 1 जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा फंक्शन जिसमें हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होती है। मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 एलिमेंट आपके पास में है और लेटर से यहाँ पे आपके पास में 4 एलिमेंट हैं, तो इस तरह का कुछ कनेक्शन होगा, A1 B2 से कनेक्टेड है, A2 B3 से और A3 B1 से, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है, 1 to 1 मैपिंग है, हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। आप एलिमेंट बदलेंगे तो इमेज बदल जाएगी, ठीक है। सो सच अ फंक्शन इज कॉल्ड एज अ 1 1 फंक्शन। ऑब्वियस ही बात है, इसका उल्टा भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, विच इज मैनी 1 फंक्शन। व्हाट इज अ मैनी 1 फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर कम से कम 2 ऐसे एलिमेंट हैं सेट ए में जिनका एक ही इमेज है, ऐसा कुछ सीन होगा। यहाँ पे A1 A2 A3 है, यहाँ पे B1 B2 B3 है और ये दोनों एक ही से कनेक्टेड है, और फिर हो सकता है किसी और से कनेक्टेड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप देखो ये मैनी टू 1 हो गया, मैनी एलिमेंट्स आर लिंक्ड टू 1 एलिमेंट, तो ये मैनी 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। ठीक है भाई, थ्योरेटिकली समझना तो ये बड़ा ही आसान हो गया। अब कोई बोलेगा सर हम चेक कैसे करेंगे कि फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है। तो इसको चेक करने के अपने पास में 2 तरीके होंगे बेसिकली। एक तरीका होता है कि हम ग्राफ बना ले फंक्शन का।
अगर हमको फंक्शन का ग्राफ पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें कोई इश्यू ही नहीं है। या फिर दूसरा तरीका होता है मैनी वन अज्यूम करके, ठीक है। क्या तरीका रहेगा मैनी वन अज्यूम करके? आपको कभी भी कोई बोले पता करो कि ये फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है, या प्रूव करो वन वन है, प्रूव करो मैनी वन है, तो आप मान ले कि वो फंक्शन मैनी वन है। मैनी वन मानने का मतलब आप ये मान लें कि दो इनपुट पे उसका आउटपुट सेम निकल के आता है। मान लें कि भाई x1 और x2 के आउटपुट fx और fx2 इक्वल है, ठीक है, तभी वो मैनी वन हो गया, दो इनपुट पे आउटपुट सेम। तो इस केस में हम बोलेंगे कि भाई इसको सॉल्व करेंगे हम, जो इक्वेशन आएगी, अगर सिर्फ x1 इक्वल टू x2 ही निकल कर आया, हमने माना तो fx1 इक्वल टू fx2 और हमारे पास में निकल के आया x1 इक्वल टू x2, तो हम बोलेंगे तो वन वन फंक्शन हो गया। क्यों वन वन फंक्शन हो गया? हमने दो इनपुट पे आउटपुट सेम माना, पर आपका जो आउटपुट है, आई एम सॉरी, जो इनपुट है वही सेम निकल के आ गए। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं कि दो इनपुट के आउटपुट सेम हो। हम कोशिश भी कर रहे हैं तो इनपुट सेम आ जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे इस सिचुएशन में तो ये फंक्शन कैसा निकल के आ गया? वन वन फंक्शन निकल के आ गया, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, मान लीजिए आपके पास में x1 इक्वल टू x2 आता है और दूसरी पॉसिबिलिटी भी आती है, अदर पॉसिबिलिटीज ऑल्सो कम, तो उस केस में हम बोलेंगे फंक्शन मैनी वन है। इसको कैसे अपन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे अभी एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं हम, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ सिनेरियो देखिए आप। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि भाई इस फंक्शन को चेक करके बताइए, फंक्शन है आपके पास में y इज इक्वल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं भैया कि ये फंक्शन जो है ये मैनी वन फंक्शन है, मतलब दो इनपुट पे इसका आउटपुट सेम निकल के आ रहा है, मतलब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर है। x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? या तो x1 इक्वल टू x2 है या फिर x1 इज इक्वल टू माइनस x2 है। अब आप देखिए इससे हमको पता क्या पड़ा, इस कैलकुलेशन से हमारे सामने इंफॉर्मेशन क्या निकल के आई? वो इंफॉर्मेशन ये निकल के आई है कि अगर आप x1 इक्वल टू x2 लोगे तो भी आउटपुट सेम आएंगे। देखो वो तो आने ही है, दो अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट भी सेम ही आएगा, ठीक है। और अगर x1 x2 अपोजिट साइन के हैं तो भी fx1 इक्वल टू fx2 निकल के आएगा, मतलब 4 और -4 पे आउटपुट सेम आएगा, 6 और -6 पे आउटपुट सेम आएगा। और इससे क्या पता पड़ा? अगर दो इनपुट पे आउटपुट सेम आ रहा तो फंक्शन वन वन हुआ कि मैनी वन? डेफिनेटली मैनी वन। तो हम बोलेंगे कि कभी भी इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करके ये तो आ ही रहा है, साथ में कुछ और भी पॉसिबिलिटी आती है, तो हमारा फंक्शन कैसा निकल के आ जाएगा? मैनी वन। सो दिस इज वन गुड वे एंड रिलायबल वे ऑफ चेकिंग वेदर अ फंक्शन इज वन वन और मैनी वन, ठीक है। ओके, दूसरी बात अगर हम करें, मान लो यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब होता, तो एक्स क्यूब में क्या बोलते हैं हम? x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब है, तो x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब कब होता है? सिर्फ x1 इक्वल टू x2 पे। दो नंबर का क्यूब तभी बराबर होगा जब नंबर बराबर होंगे, रियल नंबर अगर है तो, क्योंकि वहां पे प्लस माइनस का वहां पे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं a क्यूब इक्वल टू b क्यूब, तो आप बोलोगे सर तभी होगा जब a इक्वल टू b है। तो fx इक्वल टू x क्यूब में सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबिलिटी हमारे पास में आता, और अगर सिर्फ यही पॉसिबिलिटी आ रहा है तो हम डेफिनेटली बोलेंगे कि x क्यूब फंक्शन कैसा हो जाएगा? वन वन, ठीक है। इस चीज को हम ग्राफ से भी वैसे देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको मैं ग्राफ बना के देता हूं, मैं आपको पूछता हूं बताओ ये फंक्शन वन वन फंक्शन का ग्राफ है कि मैनी वन फंक्शन का ग्राफ है, इस तरीके से मान लीजिए कोई सिनेरियो है, मान लीजिए मैं आपको ऐसा एक फंक्शन देता हूं, तो आप कैसे चेक करेंगे फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के। कैसे? देखिए, मान लीजिए मैं इस ग्राफ में कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, तो आप इजीली देख सकते हैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपके ग्राफ को एक ही बार काट सकती है मैक्सिमम, ना ज्यादा बार काटेगी, और ये तो हर बार एक जगह काट ही रही है। कभी कभी ऐसे भी ग्राफ आते हैं एक बार भी ना काटे, ठीक है। तो अगर एक ही बार काट रही है, इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ये फंक्शन वन वन है। क्यों? क्योंकि आप देखो कोई भी आप इनपुट ले रहे हैं तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट मिल रहा है। मान लो कहीं और आप लाइन खींचते हैं तो कोई भी आप आउटपुट लेते हैं, सॉरी उल्टा सोचें, तो करस्पॉन्डिंग उसके एक ही इनपुट मिल रहा है। कहने का मतलब एवरी आउटपुट इज बीइंग ऑब्टेन्ड ओनली एट वन इनपुट, तो ऐसा फंक्शन क्या हो गया? वन वन। दिस इज डेफिनेटली द ग्राफ ऑफ अ वन वन फंक्शन। एंड ऑब्वियसली बात है, आप सोचिए अगर आप एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं जिसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दो बार काट जाए, एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन दो बार काट जाए, मान लीजिए साइन एक्स का ही ग्राफ है, तो इससे आप क्या कमेंट करेंगे? डेफिनेटली मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को दो बार काट रही है। इससे क्या इंडिकेट होता है कि भाई एक ही आउटपुट आपको बार बार अलग अलग इनपुट्स पे मिल रहा है। Are you getting the point of it? So this is the second way of checking the one-one many-one differentiation. बाकी basically जो better तरीका है वो fx1 equal to fx2 है, that will always be reliable, ठीक है। ओके, जो सेकंड कैटेगरी है, मतलब जो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी है, सेकंड टाइप ऑफ कैटेगरी है, वो है इनटू ऑन टू फंक्शन। वो आपस में कनेक्टेड है, जैसे वन वन मैनी वन आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनटू ऑन टू आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो भैया ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। वन वन को बोलते हैं इंजेक्टिव, इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। मैनी वन का और इनटू का कोई नाम नहीं होता। तो व्हाट इज एन ऑन टू फंक्शन? जिसमें कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं।
कोडोमेन और रेंज बराबर होने का मतलब क्या होता है कि भैया यहाँ के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए सेट बी के अंदर जो किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। ठीक है, तो हम यहां पर डेफिनेशन क्या देंगे, कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज। ठीक है, तो फिर कोई फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, इसको पता करने का तरीका भी क्या रहेगा, बड़ा ऑर्डिनरी है। हम क्या बोलेंगे, यार इस फंक्शन की रेंज निकाल लो, रेंज निकालने के तरीके हमको आते ही हैं, और कोडोमेन जो क्वेश्चन में दे रखी है उससे कंपेयर करो और देखो कि मैच कर रही है क्या। अगर कोडोमेन बराबर आ रही रेंज के तो फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। और मान लीजिए कि अगर कोडोमेन बड़ी आ रही है, मतलब रेंज जो है थोड़ी सी छोटी रह जा रही है, कोडोमेन के कुछ एलिमेंट्स कवर नहीं कर पा रही है रेंज, तो ऐसे फंक्शन को हम बोल देंगे इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का मतलब मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, ऐसा कुछ आ जाएगा। A1 A2 लेटर से A3 और ये सारे के सारे लेटर से B1 से कनेक्ट हो गए और B2 अकेला रह गया, तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज एन इनटू फंक्शन। इनटू मतलब जिसमें पूरे पूरे एलिमेंट कवर नहीं हो पाए, कोई ना कोई एलिमेंट खाली रह गया बेसिकली। आप समझ रहे मेरी बात को? ओके, लेट अस मूव ऑन विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करते हैं अपन इसके ऊपर। एक बार मैं समराइज कर देता हूं 1-1 मैनी-1 चेक करने के तरीके। अगर आपको 1-1 मैनी-1 चेक करना है तो एक तरीका क्या रहेगा, fx1 इक्वल टू fx2 आप अज्यूम कर लीजिए, लेट fx1 इक्वल टू fx2। मान लिया कि भाई दो इनपुट पे आउटपुट सेम आ रहा है और फिर इसको सॉल्व करके देखिए कि क्या आ रहा है आपके पास में। अगर सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आ रहा है तो आप बोल देंगे आपका फंक्शन कैसा है, 1-1। ठीक है, अदरवाइज का मतलब x1 इक्वल टू x2 तो आएगा ही आएगा, दो इनपुट का आउटपुट अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट सेम आएगा, वो तो आएगा ही आएगा पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी भी अगर आ रही है तो अपन बोलेंगे आपका फंक्शन कैसा है, मैनी-1। एंड सेकेंड वे टू चेक इज ग्राफ, और ग्राफ से हम ऐसे ही बोल सकते हैं बेसिकली कि भाई dy by dx की हेल्प ले सकते हैं। भाई कैसे dy by dx की हेल्प ले सकते हैं, कैसे हम पता कर रहे हैं कोई फंक्शन 1-1 है कि मैनी-1 है। अगर आपका ग्राफ इंक्रीज ही होता चला जा रहा है तो वो 1-1 है, अलग अलग इनपुट पे अलग अलग आउटपुट आएंगे। डिक्रीज ही होता चला जा रहा है तो भी 1-1 है, क्योंकि आप अलग अलग आउटपुट लेंगे तो एक ही इनपुट पे मिलेगा आपको। ठीक है, इनपुट बदलेंगे तो आउटपुट बदलेगा। ठीक है, आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी देख सकते हैं। और अगर किसी फंक्शन में इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है नेचर तो वो मैनी-1 हो जाएगा। क्यों मैनी-1 हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कई सारे इनपुट पे आउटपुट सेम आएंगे, जैसे कि ये है अलग अलग एक्स पे आपके पास वाई का वैल्यू सेम निकल के आ रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी है या डेरिवेटिव का टेस्ट भी है। तो सर इसमें डेरिवेटिव का क्या रोल आ गया, बिल्कुल आ गया। कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो डेरिवेटिव कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो भी हो सकता है पर जीरो किसी एक पॉइंट पे होना चाहिए, पूरे इंटरवल में नहीं होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। और अगर एक फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव है, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव है, अब देखिए फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और फिर थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हो जाता है, तो अपन बोलेंगे यार ये फंक्शन तो डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है या इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, तो ये मैनी-1 हो जाएगा। ये 2 या 3 तरीके आपके पास में, ग्राफ और डेरिवेटिव का तरीका तो लगभग सेम ही है। ठीक है, सर इनटू ऑन टू कैसे चेक करते हैं, तो इनटू ऑन टू चेक करने का तो कोई अपने पास स्पेशल तरीका होता ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है उसकी, क्योंकि इनटू या ऑन टू का मतलब ही क्या होता है, कोडोमेन और रेंज बराबर है कि नहीं है। तो आप कोडोमेन मतलब रेंज निकालिए और उसको कोडोमेन से कंपेयर कर लीजिए और देख लीजिए कि भाई वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो उस केस में हम बोलेंगे कि भाई ठीक है ऑन टू हो गया, अदरवाइज इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं सारे फंडे। आप देखिए आपको फंक्शन दे रखा है 3x प्लस एक्स क्यूब और r से r रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे डिफाइन कर रखा है 1-1 मैनी-1 इनटू ऑन टू बताना है। तो भाई सबसे पहले तो अपन इसका 1-1 मैनी-1 चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दिया जाए इसको। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 3 प्लस 3x स्क्वायर। और आप देख सकते हैं कि जो 3 प्लस 3x स्क्वायर है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। और आप सोचिए अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन कैसा निकल के आएगा, हमेशा इंक्रीजिंग। और अगर फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग निकल के आएगा तो डेफिनेटली फंक्शन 1-1 हो जाएगा कि मैनी-1 1-1 हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग का मतलब ही क्या है, आप इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ता चला जाएगा। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो इनपुट के आउटपुट सेम आएंगे तो फंक्शन को 1-1 ही होना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू इनटू एंड ऑन टू की, सर ये फंक्शन इनटू होगा कि ऑन टू होगा, तो इसका रेंज निकाल लेते हैं। अभी हमने डिसाइड किया, अभी हमने पता किया कि हमारा फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो ये तो बहुत बड़ा अपने लिए एडवांटेज है ना। जब पता ही पड़ चुका है फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमको पता है कि भाई अगर अपन इसमें x को इन्फिनिटी ले जाएंगे तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी ले जाएंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अगर इसका रफ ग्राफ बनाते हम तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। आप इस तरीके से इसका ग्राफ निकल के आएगा। आप देखें अगर आप x को इन्फिनिटी ले जाएंगे तो आपका y भी इन्फिनिटी जाएगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, और आप अगर x को माइनस इन्फिनिटी ले जाएंगे तो आपका y भी कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो हम देख सकते हैं इस फंक्शन की रेंज भी r निकल के आ रही है, दैट मीन डेफिनेटली फंक्शन कैसा है, इट्स एन ऑन टू फंक्शन।
तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो ये इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? बाइजेक्टिव, बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव, ठीक है। इट इज इंजेक्टिव एज वेल एज सरजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करें, रियल नंबर्स के सेट पे डिफाइंड ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 4/5। हमको बताना है फंक्शन 1 1 मैनी 1 है या इनटू ऑन टू है। 1 1 मैनी 1 में से कौन सा है, इनटू ऑन टू में से कौन सा है। ये आपको समझना जरूरी कि कोई भी फंक्शन 1 1 या मैनी 1 में से एक कैटेगरी में तो आएगा ही आएगा, इनटू या ऑन टू की एक कैटेगरी में से भी आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ओके, आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है 1 1 मैनी 1 का इनटू ऑन टू से। मतलब कोई फंक्शन 1 1 है तो इनटू होगा या ऑन टू दोनों हो सकता है, अगर कोई फंक्शन मैनी 1 है तो इनटू या होगा ऑन टू दोनों हो सकता है, ठीक है। ओके, तो इसमें मैं डिफरेंशिएट करके नहीं बताना चाहूंगा, मैं चाहूंगा fx1 इक्वल टू fx2 के अप्रोच भी लगाएं। तो लेट अस गो फॉर दैट। 1 1 मैनी 1 पता करना है तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये मैनी 1 फंक्शन है, मान लेते हैं कि भाई fx1 इज इक्वल टू fx2 है x1 x2 के लिए। इसको सॉल्व करते हैं हम, जस्ट प्लीज पार्डन मी वंस। तो यहां से आपके पास में कितना निकल के आएगा, देखिए ये निकल के आ जाएगा 3x1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 3x2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5। आप देख सकते हैं 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 हो जाएगा, 3x1 इक्वल टू 3x2 निकल के आ जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2 निकल के आ जाएगा। और ये एकमात्र पॉसिबिलिटी आने का क्या इंडिकेशन हुआ, इससे क्या मतलब निकला कि ये फंक्शन 1 1 है। मतलब हमने कोशिश करी कि दो इनपुट का आउटपुट सेम माने तो इनपुट ही सेम निकल के आ गए, तो हम बोलेंगे भैया ये फंक्शन तो डेफिनेटली 1 1 फंक्शन निकल के आ रहा है, देयर इज नो इश्यू विद दैट। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये फंक्शन इनटू है कि ऑन टू है, तो अगेन इसका रेंज निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं तो यार स्ट्रेट लाइन है यार, दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c नेचर, m इसका स्लोप पॉजिटिव है और c इसका माइनस 4/5 है। अगर आप इसका ग्राफ ही बना के देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन का तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, 0 पे माइनस 4/5 वैल्यू आ रहा है, ऐसा कुछ निकल के आएगा। हमारे जो काम की बात है वो तो ये आप देख सकते हैं, जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हैं फंक्शन इन्फिनिटी को जा रहा है आउटपुट मतलब, और पीछे ले जा रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर फंक्शन का रेंज लिखें तो y बिलोंग्स टू r आएगा, y का जो रेंज आएगा वो r आएगा, ऑल रियल नंबर, इसलिए हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू। तो अगेन ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्शन है, ठीक है। ओके, आफ्टर 1 1 मैनी 1 into 1 2 let us come to composite function. What is a composite function? जैसे कि आपको नाम से भी समझ में आ रहा है, composite function या composition मतलब combination of function। अब combination बनाना कैसे उसको अपन देखते हैं। बेसिकली composite function का मतलब हो गया कि आपको अगर मान लो एक फंक्शन इस तरीके से दे रखा है, लेट अस एक फंक्शन आपके पास में x स्क्वायर और एक फंक्शन आपके पास में gx इज इक्वल्स टू sin x, और मैं आपको बोलता हूं इनको कंबाइन करो तो या तो आप f of gx बना सकते हो या आप g of fx बना सकते हो। कहने का मतलब f of gx का मतलब जहां f में x लिखा हुआ है वहां पे आप gx लिख देंगे, मतलब जहां f में x लिखा हुआ है वहां पे आप gx मतलब sin x लिख देंगे, तो ये फंक्शन बन जाएगा sin x का होल स्क्वायर या sin स्क्वायर x। और g of fx अगर आप बनाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, जहां g में x लिखा हुआ है, जहां g में x लिखा हुआ है वहां पे आप लिख देंगे fx, fx मतलब x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin of x स्क्वायर। माइनर सा डिफरेंस है पर बहुत बड़ा चेंज आ गया फंक्शन के अंदर। आप देखिए एक है साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का स्क्वायर, एक है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये तो एग्जांपल के थ्रू हुआ, अगर हम इसको सेट की लैंग्वेज में या एरो डायग्राम की लैंग्वेज में देखें तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली। आप इसको ऐसे सोचिए कि आपके पास में एक नंबर था a, x है या y है या a है, आपने पहले उस पर क्या करा, पहले उस पर g एक फंक्शन लगा दिया, ठीक है, आपने उस पर फंक्शन लगा दिया g, उससे आपके पास कुछ आउटपुट आया, लेटर से GA बन गया वो, और जो आपके पास में नया आउटपुट आया आपने उसे फिर से एक नया फंक्शन लगा दिया f, तो आपका फाइनल आउटपुट क्या निकल कर आ गया, f ऑफ GA। सो बेसिकली कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, किसी भी नंबर को पकड़ा, उस पर एक फंक्शन लगाया, जो आउटपुट है उस पर दूसरा फंक्शन लगाया, और आप ये कितनी बार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है, f ऑफ g या f o g ऑफ x, f o g मतलब f ऑफ gx, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी आपको इजीली इलस्ट्रेट कर रहा होगा कि f ऑफ gx और g ऑफ fx सेम नहीं होते, किसी पर्टिकुलर केस में आए तो अलग बात है, इन जनरल फॉग और गॉफ अलग अलग फंक्शन होते हैं। f ऑफ gx कुछ और आउटपुट देगा, g ऑफ fx कुछ और आउटपुट देगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन इसके ऊपर। क्या ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, देखिए इसके अंदर, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा ही सवाल आपको दे रखा है, आपको f ऑफ fx फंक्शन बनाना है, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन है f का खुद ही के साथ फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। कहने का मतलब एक फंक्शन है उसमें x की जगह fx ही लिख देना है। चलिए करते हैं अपन ये काम। तो व्हाट विल बी f ऑफ fx, आप तो सिंपली x की जगह लिख दीजिए fx, ठीक है, x की जगह fx लिख दिया।
ठीक है। अच्छा, क्या निकल के आएगा यहां से आप देखिए, एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स, वापस वैल्यू पुट कीजिए इसकी, और आई एम सॉरी एक्स का क्यूब आएगा तो एफ एक्स का यहाँ पे क्यूब आएगा, आप देखिए एफ एक्स का आएगा क्यूब, ठीक है। तो एफ एक्स का क्यूब लिखेंगे, कितना बन जाएगा, एफ एक्स है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और इस पूरे का अपन क्या कर देंगे क्यूब, और इस पूरे की पावर अपन क्या लगा देंगे 1/3, ठीक है। मतलब बेसिकली मैंने क्या करा, एफ एक्स लिख दिया और इसका क्यूब कर दिया और पूरी पावर 1/3। तो आप देख सकते हैं उन दोनों ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया। नलीफाई करने का मतलब ये 1/3 और ये 3 है, ये कट के पावर एज इट इज 1 बन गई। तो ये 3 माइनस एक्स क्यूब आ गया और पावर 1/3 आ गई। अब देख ही सकते हैं आपके सामने बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अंदर आ गया एक्स क्यूब की पावर 1/3, आंसर कितना निकल के आ जाएगा एक्स। मतलब बेसिकली जो कंपोजिट फंक्शन हम ढूंढना चाह रहे हैं एफ ऑफ एफ एक्स, वो कितना निकल के आ गया, that turns out to be x। एक्चुअली अभी हम बाद में इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, तो एक्चुअली ये अपने आप में काफी स्पेशल फंक्शन है, ये खुद ही का इनवर्स है, f ऑफ एफ एक्स एक्स। किसी आप सोचिए ना, एक नंबर पे आपने एफ एक्स लगाया और फिर से उस पे f लगा दिया, आप फिर से x पे पहुंच गए, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा हो गया, इट इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो विल टॉक अबाउट इट लेटर इन मोर डिटेल। ये क्वेश्चन देखिए, आपको फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ जी एक्स निकालना है जी ऑफ एफ एक्स, जैसे अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया उसमें तो एफ ऑफ एफ एक्स से निकालना है, यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स भी निकालना है, जी ऑफ एफ एक्स भी निकालना है, दो फंक्शन की मदद से। तो क्या निकल के आएगा आप देखिए, अगर आप एफ ऑफ जी एक्स को देखें तो व्हाट विल बी एफ ऑफ जी एक्स, जैसे अभी अपन ने बात करी साइन ऑफ जी एक्स, साइन ऑफ जी एक्स का मतलब जी एक्स की जगह लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस, दिस विल गिव यू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अगर अपन बात करेंगे जी ऑफ एफ एक्स की, तो व्हाट विल बी जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स निकल के आएगा, जी एक्स में आप जहां एक्स लिखते थे वहां पे आप एफ एक्स लिख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। व्हाट इज एफ एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर, उसको मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, कोई आपको पूछ सकता है कि भाई एफ ऑफ जी एक्स की या जी ऑफ एफ एक्स की डोमेन निकाल दीजिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बस छोटा सा बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कभी भी एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन बना रहे हैं तो उसमें आपको दो डोमेन निकालनी पड़ेगी। दो डोमेन मतलब एक तो अंदर वाले फंक्शन की, इनर फंक्शन की जी एक्स की खुद की, और एक ओवरऑल फंक्शन की। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे फंक्शन देखो तो यहाँ तो ये इजी हो गया, क्योंकि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हमको दिख रहा है, ये क्या वैल्यू आ रही। कई बार क्या होगा कि जी एक्स का खुद का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो गया और ओवरऑल फंक्शन में वो नजर नहीं आ रहा है, तो आप उसमें गलती कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप इस फंक्शन को लीजिए, मान लीजिए एक फंक्शन मैंने ले लिया है 1/x, और मैं आपसे पूछता हूं कि भाई f ऑफ एफ एक्स का डोमेन निकालिए, ठीक है, f ऑफ एफ एक्स का डोमेन निकालिए। तो अपन पहले बनाते हैं f ऑफ एफ एक्स, क्या आएगा भी f ऑफ एफ एक्स 1/fx, और 1/fx में अगर आप फिर से fx की वैल्यू रखोगे 1/x तो घूम के कितना आ जाएगा x, आप समझ रहे हैं। तो इसमें किसी को क्या लग सकता है, सर f ऑफ एफ एक्स तो x ही आ गया सर, तो सर डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, कुछ भी रखो सर आंसर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए एक्चुअली आप अगर इंटरमीडिएट बीच की स्टेप को देखें तो बीच में आपको एक जगह 1/x भी मिला था, और आप सोचिए अगर मैंने 1/x में x को 0 रख दिया तो क्या वो नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा। सो डेफिनेटली हम बोलेंगे कि अगर x को 0 पुट करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, ये नॉट डिफाइंड हो गया तो आगे की बात ही करने का सेंस नहीं। कोई चीज नॉट डिफाइंड है तो उसका रेसिप्रोकल वगैरह लेने का कोई सेंस ही नहीं है। ये लॉजिक हम नहीं देंगे कि सर 0 रखने पे 0 ऊपर चला गया, नहीं, वो चीज ही नॉट डिफाइंड होगी, 0 इन द डिनोमिनेटर इज नॉट अलाउड। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, इस बात का रिस्पेक्ट करते हुए कि बीच की स्टेप का भी डोमेन का ध्यान रखना है, डोमेन आएगा r-0। तो यही मैं आपको कह रहा था कि अगर कभी भी आप f ऑफ gx का डोमेन निकालें तो अंदर के फंक्शन का भी ध्यान रखें और ओवरऑल का भी ध्यान रखें, ठीक है। तो अंदर का, यहाँ पे तो खैर अंदर का फंक्शन fx ही है, और ओवरऑल जो बन के आया उसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि इनवर्स फंक्शन पे अपन आते हैं। इनवर्स फंक्शन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बिकॉज इसमें बच्चे के 2-3 कंसेप्ट एक साथ चेक हो जाते हैं। इनवर्स फंक्शन निकालने का कंसेप्ट भी चेक हो जाएगा और फंक्शन 1, 1 और 2 है कि नहीं ये भी आपको पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। सो इनवर्स फंक्शन होता क्या है, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एक फंक्शन अगर आप a से b डिफाइन करते हैं तो उसका उल्टा फंक्शन जो b से a डिफाइंड है और जो उल्टा काम करता है, उल्टा काम करता है मतलब अगर fx a को b बना रहा है, a पे f लगाने पे b मिल रहा है, तो उसका इनवर्स b को a बनाएगा। कहने का मतलब दिस विल बी द सिनेरियो। आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पे सेट है a, एक सेट है आपके पास में b, और आप यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, मान लीजिए आप a लगाते हैं और आपको आउटपुट मिलता है b, मतलब f ऑफ a b मिलता है। तो उस केस में हम बोलेंगे जो इसका इनवर्स फंक्शन है, लेट अस कॉल इट gx, g फंक्शन, तो वो क्या करेगा, वो g ऑफ b इक्वल टू a बनाएगा। आप उसको g भी लिख सकते हैं या आप उसको f ऑफ इनवर्स भी लिख सकते हैं, f इनवर्स b भी लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑफ इट?
ओके, सो दैट मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं, दोनों स्टेप को कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं ओवरऑल, कि दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स कब माने जाएंगे, जब f ऑफ gx या g ऑफ fx का वैल्यू x आ जाता है। मतलब बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी नंबर को हमने पकड़ा, लेटर से हमने x को पकड़ा, उस पे पहले g लगाया और फिर उस पे f लगाया, तो आपके पास घूम के x ही आ जाएगा। तो आएगा, आप देखिए कोई भी नंबर आपने पकड़ा, पहले उस पे f लगाया तो वो b बन गया, फिर आपने उस पे g लगाया तो वापस a बन जाएगा। तो अगर एक नंबर पे दो फंक्शन लगाने के बाद वापस ओरिजिनल नंबर ही आ जाता है, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टू फंक्शंस बीइंग इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ओके। एक बात यहां पे जरूर आप लोगों ने नोटिस करी होगी, जो आपको ध्यान रखना है कि कोई फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा। तो मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल रखता हूं, फिर उसको अपन कंक्लूड करते हैं। आप देखिए, मान लो मैं आपको एक ऐसा फंक्शन देता हूं, मान लो यहां से अपन एक फंक्शन डिफाइन किया a से b पर, और यहां पे आपके पास है मान लो 3 एलिमेंट है, और आप देखिए ये ऐसा सीन है। क्या इस फंक्शन का इनवर्स आप एग्जिस्ट करवा पाएंगे? तो डेफिनेटली नहीं। क्यों नहीं करवा पाएंगे आप देखिए क्योंकि आप देखो कि इन दोनों का सेम आउटपुट आ रहा है, तो जब आप इसका इनवर्स डिफाइन करोगे तो इस एलिमेंट के कितने आउटपुट आ जाएंगे? 2। वो तो अलाउड ही नहीं होता फंक्शन में। किसी भी फंक्शन में एक एलिमेंट के कितने आउटपुट निकल के आने चाहिए? एक ही निकल के आने चाहिए। तो हम बोलेंगे भैया दिस इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, फंक्शन मैन इवन नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक फंक्शन मैन इवन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इट शुड नॉट बी मैन इवन, इट शुड बी अ वन वन फंक्शन। ठीक है, और उसी तरीके से आप देखिए ये जो एलिमेंट है ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जब आप उल्टा जाओगे, जब आप इसका इमेज लेने की कोशिश करोगे तो इसका इमेज तो आएगा ही नहीं, मतलब इसका कोई आउटपुट ही नहीं आएगा। तो ये इनटू फंक्शन है, ये भी नहीं चलेगा। तो हम बोलेंगे भैया फंक्शन आपका मैनी वन भी नहीं होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, इनटू भी नहीं होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। दैट मीन्स आप अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करना चाहते हैं तो फंक्शन वन वन की कैटेगरी में भी होना चाहिए और ऑन टू की कैटेगरी में भी होना चाहिए। इट शुड बी वन वन एज वेल एज ऑन टू, मतलब वो बाइजेक्शन होना चाहिए। ओनली व्हेन अ फंक्शन इज बाइजेक्शन आप उसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं कि इनवर्स निकालते कैसे हैं भैया। ठीक है, पहले एक अपन छोटा सा एग्जांपल देखते हैं ये तो ये सब थ्योरेटिकल बातें भैया है ना। अगर हम बात करें कि सर ये फंक्शन कैसे बनेगा, भी एक दो इनवर्स के एग्जांपल अगर अपन लें तो भी इसको इस तरीके से समझिए। मान लीजिए आपके पास में एक नंबर है 4 और आपने यहाँ पे एक फंक्शन लगा दिया, लेटर से इस फंक्शन का काम है स्क्वायर कर देना, ठीक है, या क्यूब कर देना। तो ये 4 का आउटपुट कितना निकल के आ जाएगा? 64। अब आप सोचो ना 64 पे ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि वापस 4 आ जाए? तो नेचुरल सी बात है, वो ऑपरेशन जो है जी एक्स भी बोल दें या उसको एफ इनवर्स एक्स भी बोल दें, वो ऑपरेशन हो जाएगा एक्स की पावर 1/3। मतलब जो भी नंबर है उसका क्यूब रूट ले लो तो 64 का क्यूब रूट 4 आ जाएगा। तो आप देखिए अगर आप g ऑफ एफ एक्स निकालते हैं तो g ऑफ एफ एक्स कितना आएगा? एक्स क्यूब की पावर 1/3। यहाँ x की जगह एफ एक्स लिख दिया तो आप देखिए x आ गया, वही जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। तो यहाँ तो देखो हमने इस तरीके से ही देख लिया कि सर ये क्यूब है तो इसका रेसिप्रोकल, मतलब सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। बट इस काम को हम सिस्टमेटिकली कैसे करेंगे? कभी भी कोई आपको एक फंक्शन देके पकड़ा के बोले इसका इनवर्स निकालिए, तो आप हर बार थोड़ी इसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करेंगे। तो उसका तरीका बड़ा सिंपल होता है। मान लीजिए जो फंक्शन आपको दे रखा है इसको मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, लेट मी राइट दिस फंक्शन एज y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इज y। और अब आपको इसका इनवर्स निकालना है, सिंपली x और y को स्विच कर दीजिए। आप x और y को स्विच कर देंगे तो आपके पास में आएगा x बराबर y क्यूब, या हम बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3। तो आप देख सकते हैं आपका इनवर्स फंक्शन बनके तैयार हो गया, विच इज gx। तो दिस इज द वे टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, मतलब बाइजेक्शन। ठीक है, तो कोई फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो इनवर्स कैसे निकालेंगे? x और y को स्विच करके। ठीक है, ओके, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस। हाउ टू फाइंड द इनवर्स आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। ये क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। पहले अपने को ये डिसाइड करना पड़ेगा ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। आप देखिए इसका डोमेन जो है 0 से इन्फिनिटी लेना है और कोडोमेन 4 से इन्फिनिटी। तो अपन देखते हैं भैया। तो अगर अपन एक्स स्क्वायर प्लस 4 की बात करें, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वाड्रेटिक, दिस इज अ वेरी सिंपल पैराबोला। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा निकल कर आता है। देखिए 0 पे फंक्शन का वैल्यू 4 निकल कर आएगा, 0 पे फंक्शन का वैल्यू 4 निकल के आएगा, और आप देखिए 0 के आगे जा रहे हैं हम, तो आपका फंक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। तो आप देखिए आपका आउटपुट 4 से बड़ा ही निकल के आ रहा है, या आउटपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सही है, तो हम बोलेंगे भाई ठीक है, बिल्कुल इसका रेंज तो 4 से इन्फिनिटी आ गया, ये फंक्शन बिल्कुल ऑन टू है और ये फंक्शन 1 1 भी है, क्योंकि आप देखिए आगे का ब्रांच देखिए, आप आगे का ब्रांच देखेंगे तो आपको हर आउटपुट एक ही बार मिल रहा है। ओवरऑल मत देखिए, ओवरऑल तो मैनी वन है, पर हमको आगे से देखना है, यहां से देखना है। तो आप देखिए यहां से अगर आप देखेंगे इस पॉइंट से तो आपका 1 1 ही है फंक्शन, हर अलग अलग इनपुट के लिए आपका आउटपुट अलग अलग निकल के आ रहा है। ठीक है, ओके, तो नाउ हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये फंक्शन 1 1 कैटेगरी में भी है और ये फंक्शन ऑन टू कैटेगरी में भी है, मतलब फंक्शन बाइजेक्शन है।
मतलब ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स क्या निकल के आएगा वो अपन देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखें कैसे निकालेंगे। आप इस फंक्शन को पहले लिख दीजिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और अब आप x और y को इंटरचेंज कर दीजिए, स्विच कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 4। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये ट्रिकी है, इसको आप देखें जरा ध्यान से। यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 आएगा, 4 को इधर भेज दिया तो y कितना निकल के आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 4। तो ये तो होगा नहीं भैया यार, ऑब्वियस बात है, जो हमारा फंक्शन है उसका एक ही इनवर्स आएगा ना, एक फंक्शन के दो इनवर्स थोड़ी आएंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है प्लस लेना है कि माइनस, वो बड़ा सिंपल है। आप तो सबसे पहले ये समझिए कि जो फंक्शन और इनवर्स है उनकी डोमेन और रेंज जो है, कोडोमेन रेंज एक ही होती है ऑन टू फंक्शन के लिए, तो डोमेन और रेंज स्विच नहीं हो जाएगी क्या? स्विच होने का मतलब क्या हुआ, आप देखिए इसकी डोमेन जो है वो a है और रेंज b है, जबकि gx फंक्शन की ये डोमेन है, ये रेंज है। तो इस बात का यूज करते हैं हम, देखिए तो यहां पे अगर हम आए तो हमारा जो फंक्शन निकल के आया इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि इसके लिए हमारा डोमेन क्या होना चाहिए, 4 से इन्फिनिटी, और रेंज होना चाहिए 0 से इन्फिनिटी। तो भैया डोमेन होना चाहिए 4 से इन्फिनिटी हमारे इनवर्स फंक्शन का, और रेंज क्या होना चाहिए 0 से इन्फिनिटी। तो आप खुद ही देखिए, अगर मैं 4 से इन्फिनिटी x को रखूंगा, अब x की वैल्यू 4 से इन्फिनिटी रखूंगा, तो आप देख सकते हैं ये 0 से इन्फिनिटी आएगा, x में से 4 घटा रहे हैं, तो रूट लेने पे आउटपुट आपका प्लस माइनस आ रहा है। तो आपको कौन सा लेना चाहिए, प्लस या माइनस के आंसर 0 से इन्फिनिटी आए, डेफिनेटली प्लस वाला, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी निकल के आए। तो हमारा फंक्शन कौन सा वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, प्लस वाला। तो द फाइनल आंसर इज f इनवर्स x या y कितना निकल के आ रहा है, अंडर रूट ऑफ x माइनस 4। दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। समझे अपन बात को? अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। इनवर्स फंक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मैंने एक क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन लिया था f ऑफ एफ एक्स के बारे में, और f ऑफ एफ एक्स एक्स आ गया था, तो मैंने बोला था ये खुद ही का इनवर्स है। तो वही फंडा यहाँ पर अपन रिविजिट कर रहे हैं एक बार। आपको देखिए एक फंक्शन दे रखा है जो r माइनस 3/2 से r माइनस 3/2 पे डिफाइंड है, और ये उस फंक्शन का डेफिनेशन है। आपको f ऑफ 2016 प्लस f ऑफ 2017 x निकालना है। f ऑफ 2016 का मतलब f ऑफ बार बार कंपोजिट फंक्शन लगाएंगे 2016 बार, तो ऑब्वियसली बात है 2016 बार तो आपसे कोई कंपोजिट फंक्शन लगवाएगा नहीं, डेफिनेटली इसके अंदर एक पैटर्न बनेगा। कैसे बनेगा उसको अपन देखते हैं। पहले अपन निकालते हैं f2x, मतलब f ऑफ fx। अब सोचिए क्या आएगा f ऑफ fx, जहां पे x लिखा वहां पे fx लिख दीजिए, 3fx प्लस 2 अपॉन 2fx माइनस 3। लेट अस अगेन पुट द वैल्यू ऑफ fx आ जाएगा 3x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में अपॉन में 2 इंटू 3x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 3। ठीक है, आई एम सॉरी माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा फाइनली, ये हम निकालना चाह रहे हैं f2x या f ऑफ fx। ठीक है, सो आप देखिए यहाँ पे आ रहा है आपके पास में 9x, दिस इज 9x, प्लस यहाँ से आ रहा है आपके पास में 4x, 9x प्लस 4x प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास में आ गया 13x। और नीचे अगर आप देखें तो आपके पास में कितना आ रहा है, देखिए नीचे आपके पास में आ रहा है 6x माइनस 6x, तो कैंसिल हो गया, और यहां से आ रहा है 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 3 इज गोइंग टू बी 9। तो नीचे x का टर्म आ रहा, कट गया, और ऊपर कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा, और आप देखिए x निकल के आ गया 13x अपॉन 13। सो ये दिस इज अ बिग सक्सेस फॉर अस, क्योंकि आप देखिए आपके पास में f ऑफ fx जो है वो x निकल कर आ गया, मतलब फंक्शन खुद ही का इनवर्स है। क्योंकि अभी अपन ने इनवर्स की डेफिनेशन पढ़ी कि अगर दो फंक्शन एक ही नंबर पे लगाने पे बार बार x आंसर देते हैं तो एक दूसरे के इनवर्स है, मतलब एक फंक्शन सेल्फ इनवर्स है, खुद ही का इनवर्स है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा। अब आप देखिए अगर मैं आपको बोलता हूं f ऑफ fx निकालिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, f ऑफ x। जो भी आपका f ऑफ fx है उस पर आपने फिर से f लगा दिया, तो आपका आंसर f ऑफ x आ गया। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, उसको fx ही छोड़ना पड़ेगा। और आप सोचिए आप फिर से अगर इस पे एक बार f लगा देते हैं, मतलब f3x पे फिर से fx लगा देते हैं, तो इस बार आंसर कितना आ जाएगा, f ऑफ fx। और अभी हमने डिसाइड किया कि f ऑफ fx तो कितना आ रहा है, x, अभी हमने फाइंड आउट किया। तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है आपका ये f4x बन जाएगा। f4x कितना निकल के आ रहा है, x, और f3x आ जा रहा है fx। फिर से आप इस पे f लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, fx। फिर से f लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, x। मतलब जो इवन नंबर्ड कंपोजिट फंक्शन है वो x बन जा रहे हैं, जो ऑड नंबर्ड कंपोजिट फंक्शन है वो fx बन जा रहे हैं। मतलब जो आपको क्वेश्चन में पूछा है उसका फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा, आप देखिए इवन नंबर तो निकल के आ जाएगा x, और ऑड नंबर निकल के आ जाएगा fx। ये आपका आंसर। आप चाहे तो fx का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको एक फंक्शन मिल जाएगा सिंपल सा। सो वेरी नाइस क्वेश्चन, डेफिनेटली समथिंग टू बी केप्ट इन माइंड। ठीक है,
ओके, सो लास्टली फंक्शन के अंदर 3-4 डेफिनेशंस मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ और मॉड्यूलस फंक्शन को अपन एक जगह एक्सप्लोर करते हैं छोटा सा। ये छोटी मोटी बातें पे आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जो मेजर पार्ट्स हैं जिस पे आपको फोकस करना है वो है कंपोजिट फंक्शंस, डोमेन रेंज निकालना, वन वन मैनी वन इनटू वन टू पता करना, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इनवर्स फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 टॉपिक को अगर आपने मास्टरी कर ली तो मोस्टली सवाल इन्हीं में से आने वाला है, ठीक है। सो एक छोटी सी चीज अपन और देख रहे हैं, 3-4 तरह के फंक्शंस अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो भैया सबसे पहले तो कांस्टेंट फंक्शन, आई थिंक इट्स वेरी वेरी सिंपल, एवरीवन नोज व्हाट अ कांस्टेंट फंक्शन इज। एक ऐसा फंक्शन जो हमेशा एक ही आउटपुट देता है, लाइक फॉर एग्जांपल f(x) = 7 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ऐसे फंक्शन का ग्राफ कैसा निकल के आएगा? इट वुड बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि आप कोई भी x का वैल्यू रखो आपका y का वैल्यू हमेशा कैसा निकल के आ रहा है? 7 निकल के आ रहा है। ट्रू है? ओके, देन एक फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। व्हाट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन? आइडेंटिटी मतलब जो इनपुट वही आउटपुट। मतलब ये फंक्शन क्या होता है? f(x) = x, या हम बोले y = x लाइन, ठीक है। जो आपका इनपुट है वही आपका आउटपुट है। 2 रखोगे 2 मिलेगा, 3 रखोगे 3 मिलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। देन वी हैव मॉड्यूलस फंक्शन, इसको भी अपन देखते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन का क्वेश्चन लेते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन का काम क्या होता है? आपको मैग्नीट्यूड बताना। कहने का मतलब ये फंक्शन पहली बात तो होता है ऐसा है, f(x) = mod x, और ये किस तरीके से बिहेव करता है? अगर आप इसमें पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो आपका आउटपुट x आ जाएगा, अगर आप इसमें एक नेगेटिव नंबर रखेंगे तो आपका आउटपुट -x आ जाएगा। ये क्या चल रहा है भाई यहाँ पर? भी अगर आप x को 4 रखेंगे तो आपका आउटपुट 4 ही आ जाएगा। मॉड को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसको आंसर मैग्नीट्यूड बताना है, मतलब पॉजिटिव आंसर देना है। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। पर अगर आप उसको नेगेटिव नंबर देंगे तो आपको एक -7 में लगा के दे देगा। मान लो आप उसके अंदर -4 इनपुट करोगे तो आपको आंसर दे देगा -4 दैट इज 4, ताकि आपको फाइनल आंसर एक पॉजिटिव नंबर मिले, ठीक है। सो आप देख सकते हैं 0 को मैंने दोनों जगह इंक्लूड किया क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 कैन बी इंक्लूडेड बोथ वेज, 0 को प्लस से खोलोगे माइनस से। देन वी हैव अ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन या साइनम फंक्शन क्या करता है? जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये आपको किसी नंबर का साइन बताएगा। अब साइन कैसे बताएगा भाई? पहली बात तो इसका सिंबल होता है सिग्नम ऑफ x, और ये इस तरीके से बिहेव करता है, x/mod x अगर x नॉन जीरो है, और इसका आंसर आएगा 0 अगर x 0 है। कहने का मतलब आप सोचिए ना, अगर x/mod x में मैं x को कोई पॉजिटिव नंबर इनपुट करता हूं 6, 7 या 8, तो यहां पर कितना आएगा? 6/6 1 + 1, 7/7 + 1। तो पॉजिटिव नंबर रखोगे तो आपका आउटपुट कैसा निकल के आएगा? +1। अगर आप नेगेटिव नंबर रखोगे तो मान लो मैं यहां पर x की जगह -4 रख देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? -4/mod of -4। व्हाट इज mod of -4? वो तो +4 आएगा। कहने का मतलब नेगेटिव नंबर के केस में मैग्नीट्यूड तो हमेशा कट जाएंगे, साइन पीछे माइनस का रह जाएगा, तो आपका आंसर आएगा -1 जब x का वैल्यू नेगेटिव है। एंड नेचुरली अगर x 0 है तो 0 का ऐसा कोई साइन नहीं होता है, तो उसको 0 आंसर दे देंगे हम। कहने का मतलब सिग्नम फंक्शन का काम क्या होता है? पॉजिटिव नंबर के लिए आउटपुट दे देगा वो आपको +1, नेगेटिव नंबर के लिए -1, 0 के लिए 0। तो पढ़ने वाला समझेगा अच्छा किसी नंबर का सिग्नम अगर +1 है तो नंबर पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है। एंड लास्टली विल टॉक अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका सिंबल ऐसा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, बॉक्स ऑफ x। और ये क्या बताता है आपको? ये किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट बताता है। इंटीग्रल पार्ट बताने का मतलब क्या हो गया? अगर आप इसके अंदर 2.3 रखोगे तो आपका आंसर आएगा 2। ये आपको उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। जैसे 2.3 होता है, 2 + 0.3, तो आपको आंसर 2 दे देगा, ठीक है। ये समझना जरूरी है कि इंटीग्रल पार्ट हमेशा छोटा या बराबर आंसर देगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस नंबर से। कहने का मतलब -2.3 में आप ऐसा मत सोचिए कि सर -2 -0.3 तो -2 ले लिया, नहीं। जो इंटीग्रल पार्ट है वो हमेशा नंबर से कम लिया जाता है बाय डिफॉल्ट। तो -2.3 का इंटीग्रल पार्ट अपन -2 नहीं बताएंगे, हम क्या बताएंगे? -3। कहने का मतलब अगर आप नंबर लाइन खींचते हैं तो आपको पीछे चले जाना है। -2.3 के पीछे कौन सा इंटीजर होता है? -3। इसलिए इसका नाम रखा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आपको वो ग्रेटेस्ट इंटीजर बताएगा जो आपके नंबर से छोटा है। तो -2.3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा जो उससे छोटा है? वो -3 आ जाएगा, ठीक है। सर इंटीजर के केस में क्या होगा? इंटीजर के केस में कोई इशू नहीं है। इंटीजर के केस में GIF को खुद इंटीजर ही आ जाएगा। 7 का GIF कितना आ जाएगा? 7 -7 का -7, ठीक है। ओके, तो जैसा हमने बात करी थी, एक क्वेश्चन अपन मॉडुलस का लेते हैं, मॉड को डिफाइन करने का। मॉड को डिफाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, कई जगह आपको काम आएगी, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के अंदर भी, एंड इन न्यूमरस प्लेसेस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉड का काम होता है फाइनल आंसर को पॉजिटिव देना। तो वो कैसे काम करता है, ये अभी अपने डेफिनेशन देखी। अगर आप किसी भी नंबर में x -4 की बात करें, अगर आप ये किसी को बता दें कि अंदर की चीज पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज खुल जाएगा, अंदर की चीज नेगेटिव तो माइनस से खुल जाएगा। तो आपको यही करना है। मॉड का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बस ये डिसाइड करना है अंदर की चीज कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है।
ये अपन कैसे डिसाइड करेंगे देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखिए x-1 का मॉड है, यहाँ पे x-2 का मॉड है, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट नंबर लाइन पे मार्क कर लिए। इसका फायदा क्या हुआ सर? अरे बहुत फायदा होगा। आप सोचिए अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा है, 2 या 2 से बड़ा, तो आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। x अगर 2 से बड़ा तो x-1 पॉजिटिव आएगा और x-2 भी पॉजिटिव आएगा। तो हम बोलेंगे कि अगर x-1 भी पॉजिटिव और x-2 भी पॉजिटिव है तो दोनों की दोनों मोड कैसे खुल जाएंगे? प्लस से। क्योंकि अभी हमने बात करी कि अगर कभी भी अंदर का इनपुट, अंदर का नंबर पॉजिटिव होता है तो मॉड को कुछ करने की जरूरत नहीं, मॉड प्लस से खुल जाएगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है मॉड के अंदर। मॉड का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मॉड से इंडिपेंडेंट बनाना सीख लीजिए क्वेश्चन को, एंड यू आर हाफ डन इन द क्वेश्चन। देन उसके बाद में अपन बात करेंगे 1 से 2 की। अगर x का वैल्यू 1 से लेके 2 है तो आप सोचिए क्या होगा। सोचो अगर x 1 से 2 है, लेटर से 1.1 है, 1.2 है, तो ये नंबर तो अभी भी पॉजिटिव आएगा। 1.1, 1.2, 1.3 रखोगे दिस नंबर विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव। बट ये वाला नंबर इस बार कैसा निकल के आ जाएगा? इट विल बी अ नेगेटिव नंबर। तो हम बोलेंगे भाई ये तो पॉजिटिव है तो इसका मॉड तो कैसे खुल जाएगा? प्लस से। और इसका मॉड इस बार कैसे खुल जाएगा? माइनस से। क्यों माइनस से खुलेगा? क्योंकि जब आप x को 1 से 2 का नंबर रखोगे लेटर से यहां पर, तो ये आंसर कैसा देगा? नेगेटिव। और नेगेटिव आंसर के बाहर मैंने माइनस लगा दिया, तो ओवरऑल आंसर फिर से कैसा हो जाएगा? इट विल बिकम अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। एंड फाइनली स्पीकिंग, अगर अपन थर्ड केस बनाएंगे x लेस देन इक्वल टू 1, तो आप देख सकते हैं इस बार ये चीज भी नेगेटिव है, ये चीज भी नेगेटिव है, तो दोनों ही मॉड माइनस से खुल जाएंगे। तो अगर हम फाइनल आंसर इसका लिखते हैं तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। आपका जो फंक्शन है वो बन जा रहा है 3x माइनस 3, फिर आपका फंक्शन 1 बन जाता है, -1 + 2 x कट गया। आप देख सकते हैं जब x का वैल्यू आप 1 से 2 में लेते हैं और जब आप x का वैल्यू 1 से भी छोटा ले लेते हैं तो आपका फंक्शन आ जाता है -3x + 3। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शंस। आई होप कि आप अपन ने सारे जो टॉपिक्स कवर किए आपको समझ में आए होंगे। मेक श्योर सारी चीजें आप रिवाइज कर लें एंड सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दैट। इन द नेक्स्ट चैप्टर विल लुक एट रिलेशंस एंड बाइनरी ऑपरेशंस। थैंक यू।